सौरभ बोलिए, बात कीजिए। ओवर टू यू सौरभ। इस वक्त हमारे साथ प्रशांत किशोर है। सर, ये बताइए, रातों रात बिहार में सत्ता बदल गई? नहीं, ये कोई पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है। जैसा मैं बता रहा हूँ, 2012-13 से जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ है बिहार में, उसी की दिशा में ये एक और अध्याय है, एक और कड़ी है। पिछले 10 सालों में ये 6वां प्रयोग है सरकार का। 2 ही चीज़ कांस्टेंट है। एक, नीतीश जी मुख्यमंत्री के तौर पे सारे फॉर्मेशंस में रहे हैं, एक को छोड़कर जिसमें मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे, और बाकी बिहार की जो स्थिति है, बिहार के लोगों की जो परेशानी है, उसमें कोई मूलभूत चेंज नहीं देख रहा है। बाकी चीज़ें तो फॉर्मेशन बदलते रहे, पहले भी रातों रात सत्ता बदली, आज भी बदल रही। प्रशांत किशोर, क्या मानते हैं इस बार किसने किसको धोखा दिया? भाई देखिए, किसने किसको धोखा दिया है तो जिसको जहाँ मौका मिलेगा वो अपने इंटरेस्ट में उसने अपना निर्णय लिया होगा। किसने किसको धोखा दिया, ये तो जिसने धोखा खाया वो उसको, और जिसने दिया वो ही बता सकता है। मैं तो उसका भागी हूँ नहीं। सर, जदयू ने जो आरोप लगाया कि बीजेपी काफी सालों से तोड़ने की कोशिश कर रही थी, नीतीश कुमार के कद को छोटा करने की कोशिश कर रही थी। आप नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, ये तो स्पेसिफिक एलिगेशंस हैं, उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूं। जदयू ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में बताया है कि वो इसके सबूत पेश करेंगे, क्या करेंगे, वो आप लोग का विषय है, उनका विषय है कि वो बताएं। मैं जो समझता हूं कि 2017 से जो नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में थे, मुझे जो दूर से या उनके साथ रह के भी लगा, उस गठबंधन में वो कभी कंफर्टेबल नहीं दिखे मुझे। कम से कम उस तरीके से नहीं दिखे जैसे पहले एनडीए के सरकार में थे। तो जब आप किसी फॉर्मेशन में या किसी काम को करते हैं, किसी व्यवस्था में रहते हैं, उसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो उसका बहुत लंबे समय तक चल पाना संभव नहीं है। ये उसी का परिणाम है। उसकी वजह कुछ हो सकती हैं, उसका ट्रिगर कुछ हो सकता है, लेकिन मेन वजह वही है कि कहीं ना कहीं 2017 में ये जो व्यवस्था बनाई गई एनडीए की, उसकी नींव में ही वो मजबूती नहीं थी, सोच में या अदरवाइज वो बात नहीं थी जो पहले एनडीए गठबंधन के दौरान होती थी। लेकिन अब चूंकि महागठबंधन की सरकार बन चुकी है, तो सरकार का जो एजेंडा है वो इन लोगों को सामने आना चाहिए, लोगों को सामने रखना चाहिए। मेरी समझ से जो बिहार की जनता देखना चाहेगी कि कल से जो सरकार चल रही है वो उसका एजेंडा क्या होगा, कम से कम बताने के लिए भी सही। बहुत लोग बता रहे हैं कि भाई एजेंडे से क्या मतलब है। भाई एजेंडा तो बताना तो पड़ेगा। 2015 में आपने 7 निश्चय पे चुनाव लड़ा, 17 में जब आप चेंज करके गए तो आपने बताया कि जो एनडीए का पुराना एजेंडा था उस पर चलेंगे। 2020 का जो चुनाव है वो 7 निश्चय पार्ट 2 पर लड़ा गया है। तो अभी जब साथ में आए हैं नया महागठबंधन, जो कुछ भी उसका नाम फाइनली दिया जाए, अगर जो बनाया है, तो मुझे विश्वास है कि उस गठबंधन की ओर से कोई घोषणा पत्र या कोई कम से कम सरकार की प्राथमिकताओं को आउटलाइन किया जाएगा, बताया जाएगा। उस देखने वाली बात होगी कि उसमें आरजेडी की, जैसे आपके लिए या मीडिया के लिए ये बड़ा मुद्दा है कि आरजेडी का कौन नेता मंत्री बनता है, नहीं बनता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर ये देखना चाह रहा हूँ कि आरजेडी ने जो घोषणाएं की थी, जो वादे करे थे, जिसके आधार पर उनके 80 विधायक, 79 विधायक या आसपास उसके जीत कर आए हैं, उन घोषणाओं को इस सरकार की प्राथमिकताओं में कितना शामिल किया जाता है? क्या 10 लाख लोगों को नौकरी देने के वादे को सरकार की प्राथमिकता अगर वो बनता है तो देखने वाली बात होगी। सर, ये बताइए, आप बंदी को लेकर आरजेडी का जो बयान स्टांस रहा है पिछले 2-3 साल में, उसको लेकर जब वो सरकार में आते हैं तो वो क्या कहते हैं, उसको देखने की बात होगी। सर, ये बताइए, आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार का कद जो है वह पहले से बढ़ा है या घटा है? देखिए, ये तो कोई थर्मामीटर तो किसी के पास है। बातचीत तो करते होंगे नीतीश कुमार पर भी। बात पे आ रहा हूँ, किसी के पास ये थर्मामीटर नहीं है कि वो बता दे कि कद बढ़ा है घटा है, लेकिन एक जनरल परसेप्शन जो बिहार में जो राजनीति से जिनका सीधा या अप्रत्यक्ष सरोकार है, वो आपको बताएंगे कि जो नीतीश जी की स्थिति थी 2010 में, 2015 में, उसके मुकाबले जरूर वो कमी आई है, और वो नंबर्स में भी दिखता है। ये कोई सब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं है। 2010 में नीतीश जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, अकेले जदयू के 117 विधायक जीत कर आए थे, वही आज घट के 72 हो गया, उससे घट के आज 42-43 हो गया। तो ये जो मीडिया में आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश जी कुछ भी कर लें, उनके नंबर पे, उनके पॉपुलैरिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। फ़र्क जरूर पड़ता है। 117 से घट के 42 हो गए, फ़र्क कैसे नहीं पड़ रहा है? अभी आप राजनीति में आ चुके हैं, अपनी पार्टी बना ली है, तो ऐसी कोई संभावना कि अब आने वाले दिनों में आप नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं? नहीं, मैंने कोई पार्टी बनाई नहीं है, तो मेरे जाने आने का सवाल ही नहीं है। जब मैं उसका प्लेयर ही नहीं हूँ, मैं ना पक्ष। आज भी आप उनके संपर्क में हैं?
संपर्क तो भाई आप लगातार आपकी बातचीत नहीं नहीं, कोई लगातार बातचीत नहीं होती है मेरी। लास्ट मुलाकात उनसे मार्च में दिल्ली में हुई थी, वो पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद उस समय भी मैंने उनको तो अब परेशानी क्या है, बीजेपी से वो अलग हो चुके हैं? नहीं भाई, बीजेपी मुद्दा ही नहीं है ना। बीजेपी के मुद्दे पे थोड़ी ना उनके साथ थे और नहीं थे, वो बात नहीं है। जब मैं उनके साथ था तब वो बीजेपी के साथ ही थे। जब मैंने 2018 में जदयू ज्वाइन किया था तब एनडीए की सरकार थी। मैं कोई बीजेपी के साथ में होने की वजह से थोड़ी ना छोड़ के आया था। मतलब लगता है आपकी टीस जो है वो खत्म नहीं हुई, जिस तरीके से आपको जदयू से निकाला नहीं गया। नहीं, हमारी कोई व्यक्तिगत टीस नहीं है भाई, मैं टीस वाला कोई व्यक्ति नहीं हूँ। सीए एनआरसी को लेकर मेरे और पार्टी के उस समय के जो नेतृत्व था उसमें मनमुटाव हुआ, या समझिए कि हमारी उसमें उनके और हमारे विचार में फर्क हुआ। उसको लेकर मैंने पब्लिकली कुछ बयान दिए, उनको लगा कि ये ठीक नहीं है। मैं तो आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर क्या करेंगे बिहार? मैं जो काम कर रहा हूँ वही काम को आगे करता रहूँगा। मैंने जन सुराज के बैनर के तहत उस अभियान को नीचे करना है, हर गांव, पंचायत, शहर, देहात में जाकर आने वाले कई महीने लोगों के बीच में बिताना है। बस वही काम एक करना है। आखिरी सवाल कि विपक्ष जो है अब नीतीश कुमार को चेहरा बनाना चाहता है 2024 में, आपको भी लगता है कि उनमें काबिलियत है, वह प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकते हैं? देखिए, विपक्ष बनाना चाहता है ऐसी खबर मेरे पास तो है नहीं, आपके पास है तो आप उस पर बेहतर कमेंट कर सकते हैं। मैं जहां तक समझता हूं कि जो कुछ भी बिहार में हो रहा है ये बिहार सेंट्रिक है। मेरी जो समझ है शायद गलत होगी। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई रणनीति या कोई प्रयास किया गया है और उसके बाद बिहार में ऐसा किया गया है, मैं ऐसा नहीं देखता हूं। बिहार में ये जरूर किया जा रहा है, इसका कुछ इफेक्ट बाहर आगे नेशनल स्थिति पर पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता है, वो तो समय बताएगा। लेकिन आरसीपी ने जिस तरीके से कहा था कि 7 जन्म में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। मैं इस तरह की टीका टिप्पणी किसी पर नहीं करता हूं और वो उनका व्यक्तिगत विचार है। कौन बन सकता है, नहीं बन सकता, ये तो जनता ही तय। काबिलियत है उनमें भाई। मैं ये आप और हम, ये मैं कोई अपना एम्प्लॉय तो अपॉइंट नहीं कर रहा हूं कि मैं बताऊं कि उसको काबिलियत है कि नहीं मेरा एम्प्लॉय बनने का। देश का प्रधानमंत्री देश के लोग तय करते हैं, तो वही बताएंगे किस में काबिलियत है। सर, आप रणनीतिकार हैं, आप ये बताइए ना, आपने सारे पॉलिटिकल पार्टी को काफी करीब से देखा है, तो 2024 में वो चेहरा बन सकते हैं नरेंद्र मोदी के सामने? मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये आपका इंटरेस्ट का विषय हो सकता है। जो मेरी समझ है, मैं तो अपनी बात कहूंगा, बिहार में जो हो रहा है ये बिहार स्पेसिफिक मैं इसको घटना देखता हूं। मैं इसको राष्ट्रीय परिदृश्य में नहीं देखता हूं। इसका एक्स्ट्रापोलेशन किसी भी तरीके का राष्ट्रीय स्तर पर करना मेरी समझ से प्रीमेच्योर है और वो बेमानी है। आप किसी राज्य में किसी फॉर्मेशन में सरकार बदल रहे हैं, उसकी वजह से पूरे देश में कोई आंदोलन खड़ा हो जाएगा, पूरे देश में लोग आपके पीछे खड़े हो जाएंगे, ये तो बिल्कुल ख्याली पुलाव वाली बात है। तो अभी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई। इनका कहना है कि अभी 2024 में समय है और ये देखना होगा कि नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा बन पाते हैं या नहीं। हमारे साथ थे प्रशांत किशोर, जिन्होंने अपनी पूरी बात काफ़ी बेबाकी से न्यूज़ 24 के सामने रखी। जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।